Hello students, this is Ravi Saxena. Welcome back to the economics class. आज इंडियन इकोनॉमिक ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस लास्ट वीडियो में थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ में इसका इंट्रोडक्शन दिया था। आज की वीडियो में हम इसके पार्ट सेकंड में हम कुछ और टॉपिक्स क्लियर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। लास्ट वीडियो में बताया था मैंने आपको कि एग्रीकल्चर का क्या कंडीशन थी इंडिपेंडेंस के टाइम पर, इंडस्ट्रियल सेक्टर की कंडीशन थी और फॉरेन ट्रेड की कंडीशन क्या थी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि एग्रीकल्चरल सेक्टर को डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। एग्रीकल्चरल सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था। एग्रीकल्चरल sector on the eve of independence. इंडिपेंडेंस के टाइम पर कृषि क्षेत्र इंडिया कैसा था, थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ बता दिया था, लेकिन इसके फीचर्स पढ़ेंगे हम लोग क्या होते हैं। फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं सीधे। फर्स्ट पॉइंट इज गिवन हियर, लो प्रोडक्टिविटी। कम उत्पादकता। एग्रीकल्चरल सेक्टर जिसमें इंडिपेंडेंस के टाइम पर अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वाज एंगेज इन द एग्रीकल्चर, इवन देन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी वाज वेरी लो। जो कृषि क्षेत्र की उत्पादकता थी वो बहुत कम थी। इसके पीछे रीजन है, प्रोडक्टिविटी कम होने के पीछे रीजन है। सपोज करिए ये है एग्रीकल्चर लैंड। अब इस एग्रीकल्चर लैंड पर जो किसान वगैरह खेती करते थे, वो कल्टीवेशन करते थे, वो पूरे लैंड को यूज नहीं करते थे। एक तो अच्छी क्वालिटी के बीज नहीं थे, केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं थे। जो आज जितनी भी एग्रीकल्चरल इनपुट्स अवेलेबल हैं, इंडिपेंडेंस के टाइम पर वो सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। उसके अलावा किसान लोग क्या करते थे, फार्मर्स केवल सब्सिस्टेंस फार्मिंग पर फोकस करते थे। सब्सिस्टेंस फार्मिंग इन द सेंस फार्मिंग फॉर द फैमिली कंजम्पशन ओनली। उतना ही वो लोग कल्टिवेटेड करते थे लैंड को, उतना ही फसल का क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते थे जितना उनके फैमिली के लिए काफ़ी हो जाए, पर्याप्त हो जाए कंज्यूम करने के लिए। तो लैंड जब पूरा कंज्यूम नहीं होगा और कुछ लैंड अनएम्प्लॉयड रहेगा तो जाहिर सी बात है प्रोडक्टिविटी हमारी कम होगी। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर इंडिपेंडेंस के टाइम पर कम प्रोडक्टिविटी की वजह से बहुत ज़्यादा एक वल्नरेबल कंडीशन में था। एक छोटा सा मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। सपोज 1951 में वीट का प्रोडक्शन ले लेते हैं। वीट का प्रोडक्शन पर हेक्टेयर ऑफ लैंड पर लगभग 650 to 660 किलोग्राम प्रोड्यूस होता था। यानी कि गेहूं का प्रोडक्शन 1951 में जस्ट 650 से यानी 650 to 660 किलोग्राम पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। एग्रीकल्चर टर्म्स में हम प्रोडक्टिविटी को ऐसे ही पर हेक्टेयर ऑफ लैंड पर मेजर करते हैं। पर हेक्टेयर ऑफ लैंड पर इतना प्रोडक्शन होता था वीट का। बट राइट नाउ हम बात करें 2015-16 के एरा की, तो उस समय वीट का प्रोडक्शन सेम पीस ऑफ लैंड पर हेक्टेयर ऑफ लैंड पर इसका 5 गुना, 5 टाइम्स मोर, अबाउट 3000 to 3100 किलोग्राम पर हेक्टेयर। यानी कि आप देखिए 1951 में 650 से 660 किलोग्राम वीट का प्रोडक्शन हो रहा है और अब 2015-16 में उसने उतने ही लैंड पर 3000 से 3100 किलोग्राम का तक वीट प्रोड्यूस हो रहा है। ऐसा क्या हुआ, ये आपको दिख रहा है कि कितना इम्प्रूवमेंट है। अब इम्प्रूवमेंट क्या है, नाउ फार्मर्स हैव चेंज्ड देयर आउटलुक, नाउ दे हैव शिफ्टेड फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू द कमर्शियल फार्मिंग। उन्होंने अपने माइंड को सेटअप कर लिया है कि एग्रीकल्चर कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ इनकम। वो जो पूरे लैंड को यूज नहीं करते थे, आज पूरे लैंड को यूज कर रहे हैं, जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो ये आपका लो प्रोडक्टिविटी वाला एक
फीचर हो गया जो इंडिया हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरा सूट करता है इंडिपेंडेंस के टाइम पर। अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट, एग्रीकल्चरल सेक्टर वाज वल्नरेबल, हाईली वल्नरेबल, हाई वल्नरेबल, बहुत दयनीय स्थिति में था। एग्रीकल्चरल सेक्टर इंडिपेंडेंस के टाइम पर बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति में था। वल्नरेबल का मतलब होता है जिसमें पोटेंशियल तो है बट इज नॉट गेटिंग अप टू दैट, ये है वल्नरेबल। अब हम बात करें ऐसा क्या था जिसने एग्रीकल्चर को वल्नरेबल वाली कंडीशन में लाके खड़ा कर दिया। उस समय इरिगेशन के परमानेंट मींस नहीं थे तो बहुत कम थे, नियरली अबाउट 20% एग्रीकल्चरल लैंड was covering under the permanent means of irrigation at the time of independence। डैम वगैरह जो थे मल्टीपर्पज जो प्रोडक्ट होते हैं हमारे इरिगेशन के लिए, वो 20% एग्रीकल्चर को लैंड कवर कर रहा था और बाकी का लैंड हमारा डिपेंड था, एग्रीकल्चर लैंड वो डिपेंड ऑन द रेनफॉल, वो रेनफॉल पर डिपेंड था हमारा। अच्छी रेनफॉल होती थी तो अच्छी फसल हो जाती थी, रेनफॉल गड़बड़ हुई फसल गड़बड़ हो गई, ड्रॉट पड़ते थे बहुत ज़्यादा। तो एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिपेंडेंस के टाइम पर हम बोल सकते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वल्नरेबल कंडीशन में था। आज भी मैं आपको बताऊं, आज भी जो एग्रीकल्चर लैंड जो परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन है, आज इतनी टेक्निक होने के बावजूद भी आज भी लगभग 45 to 50% ही कवर हो रहा है, यानी कि 50 to 55% एग्रीकल्चर लैंड आज भी डिपेंड है बारिश पर। तो आज भी एग्रीकल्चरल सेक्टर की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, हाँ मच बेटर देन दैट टाइम, बट इन कंपेरिजन टू चाइना, अमेरिका, इनके कंपेरिजन में हम अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा बहुत पीछे है। ठीक है, हम थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका अ वेज बिटवीन ओनर्स ऑफ द सॉइल एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल। टिलर्स ऑफ द सॉइल यानी कि ओनर्स ऑफ द सॉइल बताया था मैंने आपको लास्ट वीडियो में, जमीन के मालिक और मिट्टी पर जमीन पर काम करने वाले जो मजदूर होते हैं वो टिलर्स ऑफ द सॉइल, जो एक्चुअली वर्क करते हैं। तो उन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप था, डिस्प्यूट कॉन्फ्लिक्ट्स हमेशा अराइज होते रहते थे हमेशा से, क्योंकि ओनर्स ऑफ द सॉइल आप जानते हैं जमींदार, ये एक्सप्लॉयटेशन करते थे टिलर्स ऑफ द सॉइल का, जब मजदूरों का, लैंडलेस फार्मर्स का, लैंडलेस लेबर्स का, उनका बहुत फायदा उठाते थे। वो अपनी जमीन काम करने के लिए टिलर्स ऑफ द सॉइल को दे देते थे, जो मजदूर हैं गरीब किसान हैं उनको दे देते थे, और जब क्रॉप प्रोडक्शन एक भी पैसा नहीं देते थे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो भी प्रोडक्शन करना है क्रॉप का यही सारा बियर करते थे, चाहे वो सीड की कॉस्ट हो, चाहे फर्टिलाइजर की कॉस्ट हो, सारी देखभाल सब कुछ यही करते थे। ये तो केवल जमीन के मालिक बन के बैठ के जबरदस्ती ब्रिटिशर्स ने बनाया था उनको, और जब क्रॉप प्रोडक्शन फाइनली पूरा हो जाता था उससे होने वाली इनकम भी ये पूरी रख लेते थे। इनको केवल इतना दिया जाता था दैट वर इनफ फॉर देयर सब्सिस्टेंस ओनली, वो उनके केवल फैमिली के लिए काफ़ी होता था, उतना ही इनको अनाज दे दिया जाता था और कुछ नहीं। तो ये तो एक तरीके से क्या आई वुड से शोषण ही है। दिस इज प्योर क्लियर एक्सप्लॉयटेशन। तो कैसे इन दोनों में एक डिस्प्यूट नहीं होंगे, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे। तो ये भी एग्रीकल्चर सेक्टर ये भी चीज़ सफ़र कर रहा था उस समय। अब बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट इज देयर एग्रीकल्चर सेक्टर में फोर्थ पॉइंट था आपका, एक किसानों के पास जो जमीन होती थी बहुत छोटी छोटी होती थी, स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड होल्डिंग। स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड होल्डिंग्स
यानी किसानों के पास छोटे छोटे लैंड के पीस होते थे, वो भी वन पीस, एक पीस यहाँ पर लैंड का, एक पीस यहाँ पर है, एक पीस यहाँ पर है, वो भी एक कंबाइन एक जगह नहीं होते थे। अब किसानों के पास पहले तो छोटे छोटे लैंड होना, उसके बाद भी वो अलग अलग जगह पर होना। इससे क्या होता है, दे कैन नॉट पुट द फुल फोकस ऑन द पर्टिकुलर लैंड, पीस ऑफ लैंड। और मॉडर्न फार्मिंग इक्विपमेंट्स जो थे, जो ग्रीन रेवोल्यूशन हमको दिए थे, मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ी सी आगे की बात, इंडिपेंडेंस थोड़ी आगे की बात। जो ग्रीन रेवोल्यूशन से जो भी मतलब कि चेंजेस हुए, रेवोल्यूशन आया एक एग्रीकल्चर सेक्टर में, लेकिन जो मॉडर्न फार्मिंग टूल्स थे वो फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग की वजह से, बिखरे हुए लैंड की वजह से यूज नहीं हो पाते थे। केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज नहीं हो पाते थे, ट्रैक्टर्स हार्वेस्टर्स यूज नहीं हो पाते थे। ये भी एग्रीकल्चरल सेक्टर को बहुत ज़्यादा वल्नरेबल बना दी थी। तो दीज वर द 4 पॉइंट्स जो बताते हैं हमको कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर एग्रीकल्चरल सेक्टर किन किन दौर से गुजर रहा था। हम बात करेंगे एग्रीकल्चरल सेक्टर की कि ऐसी क्या चीज, हम लास्ट वीडियो बताया था मैंने आपको, एग्रीकल्चरल सेक्टर बैकवर्ड थी, स्टैग्नेंट थी, बढ़ नहीं पा रही थी आगे, पिछड़ा हुआ हमारा कृषि क्षेत्र था इंडिपेंडेंस के टाइम पर। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमारे एग्रीकल्चर को बैकवर्ड कर रहे थे। हालांकि ये पॉइंट भी काफ़ी हैं बैकवर्डनेस एग्रीकल्चर करने के लिए, फिर भी कुछ और भी पॉइंट्स है वो पढ़ते हैं। रहा हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही रहेगा हमारा, फैक्टर्स कॉजिंग बैकवर्डनेस। बैकवर्डनेस एंड स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को बैकवर्ड बनाने के लिए और स्टैग्नेंट गतिहीन बनाने के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे वो पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग सीधे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लैंड रेवेन्यू सिस्टम। अब लैंड रेवेन्यू सिस्टम ब्रिटिश शासन के दौरान कैसा था, ये हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश रूलिंग में, ब्रिटिश राज में। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम आप जानते हैं, लास्ट वीडियो बताया था मैंने आपको, जमींदार 3 फेसेस में लैंड रेवेन्यू सिस्टम था उस समय। लैंड एग्रीकल्चर सेक्टर ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था। ब्रिटिशर्स ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को जमींदार बना के जमींदारों को जमीन का परमानेंट मालिक घोषित कर दिया। ये है गवर्नमेंट, ये जमींदार, और ये हैं टीनेंट्स, या हम वी कैन कॉल देम टिलर्स ऑफ द सॉइल, जमीन पर एक्चुअल में काम करने वाले पुअर फार्मर्स, मजदूर। अब गवर्नमेंट ने जमींदारों को डिक्लेयर कर दिया परमानेंट ओनर्स, इनको जमींदारों को बना दिया परमानेंट मालिक बना दिया जमीन का, कि आपकी ही जमीन है, भले ही जमीन इनकी हो, जमीन इनकी है। मैंने आपको एक चीज और बताई थी लास्ट वीडियो में कि जमीन इनकी थी, फिर ये कैसे हो गए ओनर। इनसे हैवी टैक्स वसूला जाता था रेंट के रूप में, बहुत ज्यादा टैक्स वसूला जाता था, जिसको ये लोग बियर नहीं कर पा रहे थे। जमीन दे दी इन्होंने, जबरदस्ती जमीन ओवरटेक कर ली इनसे। गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जमींदारों को इनकी जमीन दे दी। अब जमींदारों को ब्रिटिश गवर्नमेंट को जमींदार क्या देते थे, एक फिक्स्ड अमाउंट पे करते थे, इनसे वसूलते थे। अब गवर्नमेंट ने इनको फ्री कर दिया था कि जितना आप ले सकते हो इनसे लीजिए, हमें मतलब नहीं है, वी वांट फिक्स अमाउंट। फिक्स अमाउंट। रेंट, जो जमीन से रेंट लिया जाता था गरीब किसानों से, वो भी फिक्स थी। इट डिडंट मैटर टू देम कि आइदर देयर वाज सरप्लस क्रॉप प्रोडक्शन नॉट, ये उनको मैटर नहीं करता था क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं, बारिश नहीं हुई, फसल का उत्पादन ज़्यादा नहीं हो पाया, इससे उनको कोई भी मतलब नहीं था। उनको फिक्स रेंट लेते थे वो लोग, और
जो जमीन अपनी लेके काम करते थे उनसे अनाय उनसे पूरा ले लेते थे और मार्केट में हाई रेट्स पर सेल कर देते थे। इनको केवल इतना देते थे, जो बताया मैंने आपको इस पॉइंट में अभी, ये वेज बिटवीन इसमें बताया था आपको मैंने, इतना देते थे कि वो उनके फैमिली के लिए पर्याप्त हो जाए खाने पीने के लिए बस, और बाकी उससे जो भी पैसा आता था ये दोनों बांट लेते थे और अपने लाइफ की लग्जरीज पर खर्च करते थे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या था, ये तो सिस्टम, रेवेन्यू सिस्टम बहुत खराब था, हम समझ ही रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं तो पढ़कर ही गुस्सा आ रही है। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, नेक्स्ट फैक्टर कौन सा था, जो बैकवर्डनेस सिस्टम है। अच्छा, अब ये इस चीज़ से देखिए जरा, ये फर्स्ट वाले पॉइंट से एग्रीकल्चर बैकवर्ड कैसे हो गया। एग्रीकल्चर बैकवर्ड ऐसे हो गया कि बहुत सारे पुअर फार्मर्स इस एक्सप्लोटेशन से बहुत परेशान हो गए। दे वॉज नॉट एबल टू इवन कॉन्सेंट्रेट ओवर द एग्रीकल्चर लैंड। वो एग्रीकल्चर क्रॉप से प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, जिससे एग्रीकल्चर इन दोनों के डिस्प्यूट में एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा क्या कर रहा था, सफ़र कर रहा था। एग्रीकल्चर अब बैकवर्ड हो गया, गतिहीन हो गया एग्रीकल्चर, कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रही थी और ब्रिटिशर्स ने कोई भी एफर्ट नहीं किया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में नई क्रांति लेकर आए, कुछ चेंजेस करें। लेकिन नहीं, उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूं, उनकी एक और करतूत क्या किया उन्होंने, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पर जबरदस्ती फोर्स कमर्शियलाइजेशन इम्पोज कर रही थी, थोप रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो किसान अपनी फैमिली के लिए फार्मिंग कर रहे थे, वो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उनको फोर्स किया कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग से शिफ्ट करो। सब्सिस्टेंस फार्मिंग हम आपको नहीं करने देंगे, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन हम नहीं करने देंगे ज़्यादा, आप कमर्शलाइज क्रॉप्स प्रोड्यूस करो। कमर्शलाइज क्रॉप्स इन द सेंस, आप कॉटन जूट प्रोड्यूस करो, इंडिगो प्रोड्यूस करो, ओपियम अफीम की खेती करो। ये ब्रिटिशर्स ने एग्रीकल्चर में ज़बरदस्ती किसानों को अपने वाणिज्यीकरण, फसलों की कृषि का वाणिज्यीकरण करने पर फोकस किया, फोर्स प्रेशर डाला और किसानों को बात माननी पड़ी। तो वो लोग क्या करते थे, पर्टिकुलरली बात करें तो कॉटन, जूट और स्पेशली इंडिगो, ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा 10th वगैरह में, तो इनकी खेती करवाते थे ताकि इनका प्रोडक्शन होते ही एज ए रॉ मटेरियल इनको भेजना अपने देश में, और अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इनका बहुत इस्तेमाल होगा। बहुत इस्तेमाल करते थे अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में वो लोग ये सब चीज़ों का। कॉटन जूट से यहाँ से भेज दिया, रॉ कॉटन कच्ची हुई रॉ जूट भेज दिया, और वहाँ से फिनिश्ड क्लॉथ कपड़े बनाकर इंडिया में हैवी रेट्स पर बेच रहे हैं। ब्रिटिश में भी इजी रेट्स पर बेच रहे हैं अपने देश में। तो इंडिगो कपड़ों में जो कलरिंग डाइंग वगैरह होती है उसके काम में आती थी, तो इसकी खेती करवाते हैं ज़बरदस्ती। अब जब ये प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन कैसे ज़्यादा हो पाएगा। तो फूड ग्रेन्स के लिए हम लोग डिपेंड रहे फॉरेन कंट्रीज़ पर, मंगाते थे गेहूँ वहाँ से। वीट जो फसल है वो अपनी इंडिया की नहीं रही कभी। वीट जो फसल है इंडिया ने बाद में इसको एडप्ट किया विदेशों से। हमारे इंडिया की फसलें तो ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सारी फसलें रही हैं, ऑयल सीड्स ये सारी इंडिया की रही हैं, चावल। लेकिन ये गेहूं वगैरह बाहर से इंडिया ने अडोप्ट किया, और बहुत ऐसा अडोप्ट किया कि इंडिया आज सेल्फ सफिशिएंट है। वो सेल्फ सफिशिएंट कैसे बना वो मैं आपको आगे की चैप्टर्स में वीडियो में बताऊंगा। अब ये दो फैक्टर्स ऐसे थे जिसने एग्रीकल्चर को बैकवर्ड करके छोड़ दिया, गतिहीन करके छोड़ दिया। एक बार आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाते चलिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ नोट्स बनाइए। कोई प्रॉब्लम आती है मुझसे पूछिए कमेंट बॉक्स में या पर्सनल मेरे व्हाट्सएप पर पूछिए।
देख लीजिए सारे, ये आपका टॉपिक हो गया। आगे का टॉपिक आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर का बताऊंगा मैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या कंडीशन थी इंडिपेंडेंस के टाइम पर डिटेल में, फॉरेन ट्रेड कंडीशन क्या थी डिटेल में बताऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट, नाउ सी यू गाइस, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।